स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारी इस वीडियो के अंदर क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के सभी नोट्स कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब ये हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो चैनल पे। आप कभी भी जाके उसे देख सकते हैं। ये पार्ट 2 के अंदर हमने आधे चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अभी बाकी का बचा हुआ चैप्टर हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम टॉपिक पे थे रिजिड एंड फ्लूइड। चलो इसको पढ़ लेते हैं। रिजिड मीन्स अनबेंडिंग। रिजिड का मतलब क्या होता है? अनबेंडिंग और फ्लेक्सिबल, जो कि बेंड ना हो सके और फ्लेक्सिबल हो। उसके बाद है स्टोन। एक जो स्टोन है वो रिजिड है, क्यों? क्योंकि वो अनबेंडिंग है, उसे हम बेंड नहीं कर सकते। और इनफ्लेक्सिबल है, हम उसे मतलब उसे उसकी शेप नहीं चेंज कर सकते। फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजीली। फ्लूइड का मतलब क्या है? एक मटेरियल जो इजीली मतलब फ्लो करता हो, जो बहता हो, जैसे पानी बहता है, लाइक दैट। रिक्वायर्स अ वेसल, जिसे एक वेसल या फिर एक कंटेनर की ज़रूरत होती है टू स्टे या फिर टू कीप इन इट। सेकेंड पॉइंट है सॉलिड। जो सॉलिड होता है हमारा, वो रिजिड फॉर्म है हमारे मैटर की। और इसी रिजिडिटी के कारण जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है वो उनकी शेप को मेंटेन करके रखती है। मतलब कि उनकी शेप को चेंज नहीं होने देती। जब हम उनको मारते हैं तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं, इजीली टूटते भी नहीं हैं। तो thus the main identifying characteristic of solid is rigidity। तो सबसे मेन जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक है ना सॉलिड की, वो क्या है कि वो रिजिड होते हैं बिल्कुल। सॉलिड्स डू नॉट रिक्वायर अ कंटेनर टू कीप। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनको कंटेनर नहीं रिक्वायर्ड होते हैं उनको रखने के लिए। नाउ आप एग्जांपल ले लीजिए, पेंसिल को आप टेबल पे भी रख सकते हो, उसके लिए कोई आपको जार की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक ईंट होगी, एक लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं सॉलिड के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट है द लिक्विड्स इज फ्लूइड फॉर्म ऑफ द मैटर। जो लिक्विड होते हैं वो फ्लूइड फॉर्म होते हैं मैटर के, जिनको कि क्या चाहिए होते हैं? लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर विच ऑक्यूपाइज द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर का नीचे वाला भाग जो होता है ना, वो उन्हें चाहिए होता है रहने के लिए। बीइंग फ्लूइड लिक्विड्स रिक्वायर्स अ कंटेनर टू कीप देम। अब वो फ्लूइड है तो उन्हें किसी भी कंटेनर की ज़रूरत होती है रहने के लिए। हम उन्हें टेबल पे नहीं रख सकते ना, तो वो बिल्कुल हो जाएगा, फैल जाएगा। जो लिक्विड होता है उसके पास वेल डिफाइंड सरफेस होता है। तो जो लिक्विड होता है उसे एक ओपन कंटेनर के अंदर, सो लिक्विड कैन बी केप्ट इन दी ओपन कंटेनर। तो लिक्विड को हम ओपन कंटेनर में रख सकते हैं। अब गैस है, गैस को अगर हम ओपन कंटेनर में रखेंगे तो वो सारी एयर में सेपरेट हो जाएगी, बट लिक्विड ऐसा नहीं करेगा, उसके पास अपना खुद का सरफेस है। लिक्विड विल नॉट escape फ्रॉम द ओपन कंटेनर बाय इटसेल्फ। वाटर एंड मिल्क आर सम कॉमन एग्जाम्पल। तो जो लिक्विड है ना, लिक्विड को ओपन कंटेनर से कोई मतलब अगर ओपन कंटेनर हो या बंद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी शेप वही रहेगी। एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें लिक्विड के, वाटर एंड मिल्क। जो हमारा गैस है वो भी एक फ्लूइड फॉर्म है मैटर की, जो कि पूरे कंटेनर को फिल कर देती है। मतलब अगर हम किसी कंटेनर में उसको डाल देना तो वो सारी कंटेनर की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। जो ये फ्लूइड है, तो जो गैस है ना, गैस को भी एक कंटेनर की ज़रूरत होती है रहने के लिए। जो गैस है इसके पास क्या फ्री सरफेस नहीं होता है, इसके पास खुद कोई सरफेस नहीं होता है, इसलिए जो गैस है उसको हम क्लोज्ड कंटेनर में ही रख सकते हैं। जो एक गैस है ये गैस विल एस्केप इफ केप्ट इन एन ओपन कंटेनर। अगर गैस को ओपन कंटेनर में रख देते हैं तो वो गुम हो जाएगी, अपनी एयर में सराउंडिंग्स में मिक्स हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो यूजुअली क्या होती हैं, एयर टाइट गैस सिलेंडर्स में रखी जाती हैं, जिसके अंदर की एयर ना जा सके, बाहर की सराउंडिंग की जो एयर है वो अंदर ना जा सके और
अंदर वाली बाहर ना जा सके। तो एयर टाइट कंटेनर बिल्कुल बंद गैस सिलेंडर में रखा जाता है। एक एग्जांपल है जैसे कुकिंग गैस हो गया एलपीजी, उसको एयर टाइट मेटल के सिलेंडर में रखा हुआ होता है। आप अपने घर में भी देखा करो, जो आपका सिलेंडर होता है जैसे कि गैस चलती है उससे क्या होता है, तो हमें गैस को यूजुअली एयर टाइट कंटेनर में, अपने घर में देखा होगा कि जो आपके है ना वो सिलेंडर होते हैं ना घर में, जिससे आपकी गैस स्टोव है वो चलता है, बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल टाइट सिलेंडर के अंदर पैक होते हैं, मेटल के सिलेंडर के अंदर वो पैक हुए होते हैं। इस सारी डिस्कशन के बाद हमें ये पता लगता है कि जो लिक्विड और गैसेज हैं वो फ्लूइड होते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन लिक्विड और गैस की वो क्या है कि वो फ्लोइंग है, और इनको क्या फ्लूइडिटी बोलते हैं। फ्लूइडिटी मैटर बोल सकते हैं हम, और इसी फ्लूइडिटी के कारण जो लिक्विड और गैस है वो अपने शेप को इजीली चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजिड फॉर्म ऑफ द मैटर, अल्कोहल, ईथर, लव और पेन। सो इट कैन बी द a rigid form of matter, so it can be the alcohol or ether. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ द मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। इसको भी कर लेते हैं हम। ऑल राइट, चलिए। चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर बोथ कैन चेंज द मैटर ऑन फिजिकल स्टेट टू द अनदर। तो अगर हम जो हमारा मैटर होता है अगर उसकी टेम्परेचर चेंज करें, प्रेशर का जो लेवल है उसको चेंज करें, या फिर दोनों को चेंज करें, तो जिसकी फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो सकती है। जैसे आपको पहले दिया हुआ है, चेंजिंग द सॉलिड टू द लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। अगर जब हम लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें तो उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। कैसे चेंज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाकर। चेंजिंग द लिक्विड टू द सॉलिड इज कॉल्ड द सॉलिडिफिकेशन। अगर लिक्विड को सॉलिड के अंदर चेंज करना है तो वो सॉलिडिफिकेशन। और चेंजिंग अभी लिक्विड को सॉलिड में कैसे चेंज करेंगे, टेम्परेचर को घटाकर। फ्रिज में रखे पानी को फ्रिज में रखो, सॉलिड में चेंज होंगे, आइस क्यूब्स बन जाएंगे। चेंजिंग अ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। लिक्विड को गैस के अंदर चेंज कर दो तो वेपोराइजेशन। कैसे, टेम्परेचर को इंक्रीज करके। चेंजिंग गैस टू द लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस को लिक्विड के अंदर चेंज करना, गैस को लिक्विड के अंदर चेंज करना, कंडेंसेशन। चेंजिंग अ सॉलिड टू द गैस, सॉलिड को गैस के अंदर चेंज करना, सब्लिमेशन। उसके बाद हमें एक नोट दिया हुआ है आगे, इसको पढ़ लेते हैं। While pressure will not have to affect to change the physical state of a solid, but increasing pressure in a gas can bring the particles closer together so as to liquefy the gas. Decreasing temperature over the surface of the liquid helps in the vaporization of liquid. तो इसमें हमें दिया गया है कि जब हम प्रेशर विल नॉट हैव टू इफेक्ट, जब प्रेशर है ना जो वो फिजिकल स्टेट को अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा, सॉलिड में तो नहीं करेगा, बट अगर हम गैस के अंदर उस प्रेशर को ज़्यादा मतलब इसका लेवल इंक्रीज़ कर देना तो वो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं और वो लिक्विफाई हो जाते हैं, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम और भी ज़्यादा प्रेशर लगाएं तो वो धीरे धीरे सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करें, प्रेशर डिक्रीज ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड हेल्प्स टू द वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड। अगर प्रेशर को डिक्रीज करें तो वो किस में हेल्प करेगा, लिक्विड को वेपोराइज करने में हमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमें ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी है एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ये इसके अंदर सारा वही है जो हमने ऊपर पढ़ा ना, मेल्टिंग, देन सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, सब कुछ यही है इसके अंदर, आपकी बुक में भी गिवन है ये।
उसके बाद ये गैसीय या डायग्राम जो है ये आपकी बुक में भी आपको गिवन है। इसके अंदर क्या है, गैसियस स्टेट में अगर हम पिस्टन ले लीजिए, आप एक और एक कंटेनर ले लीजिए, अगर आप पिस्टन को जैसे जैसे प्रेस करोगे, प्रेशर लगाओगे ना उसके ऊपर, तो वो क्या क्लोज आने लग जाएंगे पार्टिकल कुछ इस तरीके से, और वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। फिर अगर आप और भी प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, जो पार्टिकल्स है और भी पास आ जाएंगे। तो अब उसके बाद ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर देखिए आपको क्या दिया हुआ है। ये जो डायग्राम है, जो हमने ऊपर ट्रायंगल देखा था ना, बिल्कुल सेम ही वैसा ही डायग्राम है। देख लेते हैं इसको। अगर हम गैस को लिक्विड के अंदर चेंज करेंगे तो कंडेंसेशन होगा, तो लिक्विफिकेशन होगा। कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हैं। अगर लिक्विड को गैस के अंदर चेंज करेंगे तो वेपराइजेशन भी और इवेपोरेशन भी है। इस मेथड्स के थ्रू ये हो सकता है। लिक्विड को अगर सॉलिड के अंदर चेंज करेंगे तो फ्रीजिंग से कर सकते हैं और सॉलिडिफिकेशन से मेथड से कर सकते हैं। सॉलिड को अगर लिक्विड में करेंगे तो मेल्टिंग से कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली सॉलिड को गैस में करना है तो सब्लिमेशन, और अगर गैस वेट अगर तो आपको सॉलिड को गैस में करना है तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके आप कर सकते हो, और इन दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन केप्ट एंड एक्सपोज्ड टू एयर। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट को चेंज करने के लिए जब उसे एयर के अंदर रख दिया जाता है। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने पर, देन प्रेशर को इंक्रीज़ करने पर, प्रेशर को डिक्रीज़ करने पर। आंसर क्या आता है, प्रेशर को डिक्रीज़ करने पर, और इंक्रीज़ करने को टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ कर देते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन से फैक्टर हैं जो कि टेम्परेचर और इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ, तो अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दें तो क्या क्या अफेक्ट पड़ेगा हमारे मैटर के ऊपर। हम जो हमारे फिज़िकल स्टेट चेंज कर सकते हैं मैटर की दो तरीक़ों से। सबसे पहला है उसका टेम्परेचर चेंज करके, और दूसरा है उसका प्रेशर चेंज करके। तो क्या है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो सॉलिड है वो क्या लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा, एंड लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम डिक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को तो उल्टा हो जाएगा, वैसा वर्सा मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो गैस से लिक्विड, और डिक्रीज़ करेंगे तो लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग को और क्या बोलते हैं, फ्यूजन। जो वो प्रोसेस जिसके अंदर जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, वो प्रोसेस जिसके अंदर जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएं, उसे क्या बोलते हैं हम, वो प्रोसेस जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस के अंदर चेंज हो जाए उसे हीट करने के ऊपर, तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग या फिर फ्यूजन बोला जाता है। वो पॉइंट जब टेम्परेचर का वो पॉइंट जब जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वो अपना लिक्विड जो स्टेट है वो चेंज करने लग जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग ऑफ द सब्सटेंस। और जब जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसे हीट किया जाता है, और जो हीट एनर्जी होती है वो उन पार्टिकल्स, देखो क्या होता है, when a solid substance is heated, the heat energy makes the particles vibrate more vigorously. At the melting point, the particles of the solid have sufficient kinetic energy to overcome the strong forces of attraction, holding them in fixed position and break to form small groups of particles, and the solid melts to form the liquid। तो देखो क्या होता है,
जब जो सॉलिड सब्सटेंस होता है हमारा उसे हीट दी जाती है, जो हीट एनर्जी होती है वो क्या करती है, जो वो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वाइब्रेट करना स्टार्ट करवा देती है और वो जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे हम हीटिंग करने का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते रहते हैं वो और वाइब्रेट होने लग जाते हैं। तो जब मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है उस पार्टिकल का, एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उनके पास काफ़ी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि जो टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग देम इन अ फिक्स्ड पोजीशन। तो उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ सकती है कि वो उस फोर्स को ब्रेक कर सके जो कि उनकी अट्रैक्शन है। मतलब देखो, जो सॉलिड के पार्टिकल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले उनके पास इतनी फोर्स नहीं होती है कि वो उस अट्रैक्शन को तोड़ सकें, बट जब वो उसको हीटअप कर दिया जाता है तो उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो उस सॉलिड जो वो अट्रैक्शन है उसको तोड़ सके। तो वो तोड़ देते हैं, तो ऐसे ही वो अपनी तो अट्रैक्शन पावर कम हो जाती है तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं और जो सॉलिड्स होते हैं वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, जितना ज़्यादा सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट लेवल होगा, और हमें इससे ये पता लगता है कि उतनी ही ज़्यादा उन सब्सटेंसेस उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा है। अब आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि जो मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का बहुत ज़्यादा हाई है, 1535 डिग्री सेल्सियस है। ये हमें ये बताता है कि आयरन के पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतनी ही ज़्यादा है जितनी उसका मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग पॉइंट। वेपोराइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस टू द गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। वो प्रोसेस जब जो लिक्विड होता है, लिक्विड सब्सटेंस है हमारा, फॉर एग्जांपल वाटर, वो गैस के अंदर चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल वाटर वेपर, हीट देने पे उसे क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। तो the point of temperature at which liquid boils and changes rapidly into the gas at atmospheric temperature is called boiling point of the liquid। वो पॉइंट टेम्परेचर का जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए और वो गैस के अंदर चेंज हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, मतलब कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया जाता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसे क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट क्या? जिस डिग्री सेल्सियस पे वो सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन वेयर द गैस इज कूल्ड इनफ। वो प्रोसेस जब जो गैस होती है या फिर हमारे वाटर वेपर होते हैं वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाए, उसे कूल करने पर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जहाँ पे जो गैस होती है उसको कूल किया जाता है। तो जो हमारी स्टीम होती है या फिर वाटर वेपर होते हैं उनको वाटर के अंदर चेंज करने के लिए उन्हें कूल करना पड़ता है, उन्हें ठंडक देनी पड़ती है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन ऑफ स्टीम या फिर बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। इट इज़ द रिवर्स ऑफ द वेपराइजेशन। ये वेपराइजेशन के टाइम हम क्या करते हैं? हम उसे हीट देते हैं ताकि जो हमारा लिक्विड होता है वो वेपराइजेशन मतलब वेपर बन जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। इसके अंदर हम उसे कूल कर रहे हैं ताकि लिक्विड गैस के अंदर हो जाए, तो इसे कंडेंसेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग वो प्रोसेस जिसके अंदर जो लिक्विड होता है, इसको हम सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, वो प्रोसेस जिसके अंदर जो लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर चेंज हो जाए, क्या करने पर? कूल करने पर, उसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। फॉर एन एग्जांपल, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस बाय फ्रीजिंग इट। ओके, तो उसके बाद है जब लिक्विड को कूल कर दिया जाता है तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं और वो क्या करने लग जाते हैं? वो स्लोली मूव करने लग जाते हैं, जिससे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं
वो क्या कर लेते हैं, क्लोज आने लग जाते हैं। अगर जो लिक्विड है, लिक्विड को कूल कर दिया जाए उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, हर एक जो उसका पार्टिकल्स होता है वो मूव करना स्टॉप कर देता है। तो वो मूव करना स्टॉप कर देता है और वो वाइब्रेट होने लग जाता है। जो उसकी फिक्स्ड पोजीशन होती है ना, उसी के अराउंड वो वाइब्रेट करने लग जाता है। और उस स्टेज को क्या बोलते हैं, और उस स्टेज जहाँ पे वो लिक्विड फ्रीज होने लग जाता है, वहाँ पे जो वो लिक्विड होता है वो सॉलिड बन जाता है। उसके बाद जो फ्रीजिंग है वो क्या है, मेल्टिंग का रिवर्स है बिल्कुल, ठीक है। तो फ्रीजिंग का मतलब क्या है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ अबव डिस्कशन। और इसके हमें क्या कंक्लूड मिलता है कि जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं तो हमें उसे हीट करना पड़ता है, मेल्टिंग होती है फिर। और अगर हमें लिक्विड से सॉलिड बनाना होता है तो हमें उसे कूल करना पड़ता है। फिर से बोलते हैं एक बार, सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो फ्रीज, लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो कूल, लिक्विड से गैस बनाना है तो कूल, गैस से लिक्विड बनाना है तो बॉयल। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब अगर हम प्रेशर को चेंज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मैटर की स्टेट के ऊपर। मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है बाय स्मॉल डिस्टेंस, जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस भी होता है। तो इन दी सॉलिड स्टेट दी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल। सॉलिड्स के अंदर जो ये डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा कम होता है, सॉलिड्स के अंदर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। और लिक्विड्स के अंदर जो ये इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस होता है ये थोड़ा सा सॉलिड से ज़्यादा होता है। और गैसेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड और सॉलिड दोनों से ही ज़्यादा होता है। और इट कैन थस बी सीन दैट व्हेन प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन दी वाटर, जब वाटर के ऊपर मैटर के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट किया जाता है, द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन सॉलिड विल बी नेग्लिजिबल एज द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जब ये मतलब प्रेशर लगाया जाता है मैटर के ऊपर तो सॉलिड के ऊपर तो ना इसका बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स विल बी स्मॉल, और लिक्विड्स के अंदर जो ये इफेक्ट है थोड़ा सा मतलब होगा बट कम होगा, और सॉलिड्स के ऊपर के तो ना के बराबर ही होगा। और यही प्रेशर का इफ़ेक्ट गैसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, जब प्रेशर गैसेस पे लगाया जाता है तो जो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं ना वो बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं। और जैसे जैसे ये पार्टिकल्स हैं ये क्लोज आते हैं तो ये क्या करने लग जाते हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्स है इनके अंदर वो भी बढ़ जाती है। और जब ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाती है तो ये हेल्प करती है पार्टिकल की स्टेट को चेंज करने के लिए। उसके बाद जब ये प्रेशर है इसको क्या किया जाता है, इफ़ द प्रेशर एक्सर्ट्स इज सफिशिएंटली लार्ज ही अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज टू सच एन एक्सर्ट दैट द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैन विच इनटू केस। तो जब ये जो प्रेशर है ये इतना हो कि हाँ वो पार्टिकल है जो वो अपनी स्टेट चेंज कर सकें, तो जो हमारा गैस है वो लिक्विड में, लिक्विड गैस में से वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। The reverse can be expected to happen if the pressure on the gas is decreased। और अगर हम प्रेशर गैस का डिक्रीज़ कर दें तो उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब गैस का अगर प्रेशर डिक्रीज़ कर दे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर का अगर हम जो वाटर पे ना प्रेशर लगाएं तो वो गैस के अंदर चेंज हो जाएगा, सॉलिड पर ना प्रेशर लगाएं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ गया है कि मेल्टिंग प्रोसेस को हमें डिफाइन करना है। द प्रोसेस इन विच द सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड के अंदर चेंज होती हैं हीट करने पर उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद टॉपिक आ जाता है हमारा लेटेंट हीट। हीट है जो रिक्वायर होती है हमें सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए। देखो हीट क्या है, जो कि हमें रिक्वायर होती है सब्सटेंस की स्टेट
को चेंज करने के लिए। हीट विच रिक्वायर्ड बाय सब्सटेंसेस टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर, वो हीट जो कि सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करती है बट उसका टेम्परेचर ना इंक्रीज हो। तो देखो इसमें क्या होता है। तो उसके बाद इट इज़ लेटेंट हीट उसे बोलते हैं। और लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, जो कि हमें दिखती नहीं है। टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो दिखती ही नहीं है कि हाँ हीट में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये क्यों होता है? बिकॉज it it becomes hidden in the substance, undergoes the change of this state and does not show its pressure by raising the temperature। तो क्या होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो हीट है ये हिडन हो जाती है, छिप जाती है कहाँ पे, जो सब्सटेंस होता है ना जो कि ये स्टेट के अंदर चेंज हो रहा होता है उसके अंदर ये छिप जाती है, उसके अंदर चली जाती है, कुछ मर्जी आप मान सकते हो, उसके अंदर छिप जाती है, उसके अंदर चली जाती है या एनीथिंग। तो इसलिए ये शो नहीं करता है हमें थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है वो हमें शो नहीं होता है। जो ये लेटेंट हीट होती है, द लेटेंट हीट इज़ दैट हीट विच इज़ यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ state। It does not increase the kinetic energy of the particles of the substance, and since there is no rise in the temperature of the substance। तो क्या होता है कि जो लेटेंट हीट होती है ये वो हीट होती है जो कि यूज़ की जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना जो पार्टिकल्स के अंदर, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए पार्टिकल्स के अंदर, ताकि जो सब्सटेंस है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकें। तो जब ये सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है ना तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो ये लेटेंट हीट का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये हमें दिखती नहीं है। और ये जो लेटेंट हीट होती है ये क्या करती है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना उसको इंक्रीज़ नहीं करती है पार्टिकल्स के अंदर सब्सटेंस के, एंड सिंस देयर इज़ नो राइज, और इसीलिए टेम्परेचर के अंदर कोई राइज नहीं होता है। तो 9th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। जो आइस है, आइस के फ्यूजन का लेटेंट हीट क्या है? तो इसका क्या है लेटेंट हीट, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन, ये जो जितना भी टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो आज भी हमारी 30 मिनट्स की हो गई है। सो और अराउंड 30 मिनट्स वाली होने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।